हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। हमारी जो ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसमें ये पार्ट 21 है, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उन्हें बता दें, ये हम ईपीएफओ की फ्री जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया जाएगा, तो आप हमारे साथ कनेक्ट होकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का हमने सारा बेसिक्स जो था वो कवर कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं लेजिस्लेशन से, जो भी लॉज हमारी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी की बनाई गई है उन सब से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को, जिसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके वेलफेयर को सिक्योर करना। सर्टेन इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से वेलफेयर किया जाएगा, उनकी वेजेस को फिक्स करके एक मिनिमम लेवल पे, कि जो भी एम्प्लॉयर उनको एम्प्लॉय कर रहा है वो उनको उस क्राइटेरिया, जो वो लेवल है, उससे कम वेजेस ना प्रोवाइड करे, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे कंपनसेट उनको ना करना पड़े। तो ये जो एक्ट है ये एक इंश्योर करती है कि जो मिनिमम वेजेस रेट है वो हमेशा जो किसी भी पर्सन को है वो सिर्फ इसलिए ना मिले कि उसका सब्सिस्टेंस हो सके, कि बस उसको खाने को मिल सके, थोड़ा सा रहने को मिल सके, बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी सब्सिस्टेंस होना पूरा ज़रूरी है। और उसी के साथ जो है उस पर्सन का एज अ वर्कमैन एफिशिएंसी मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। एज एन वर्कमैन एफिशिएंसी की बात क्या आती है कि वो पर्सन जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी तरीके से जी के जो है अपनी और भी फैसिलिटीज़ जो होती है, मतलब लाइक और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, या फिर किस तरीके की फैसिलिटीज़ वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता है, अपने वेलफेयर के लिए वो क्या करना चाहता है, ये सारी नेसेसिटीज़ भी उसकी पूरी होती रहे। उसी के साथ जो एक्ट है वो एम्पावर करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर आप मेरी वो वीडियो देख रहे हैं लेबर कोड्स की, जिसमें मैं डिफरेंस बता रही हूँ, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का 1000 बार जो है वो जिक्र आया है, और मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस है उनका फिक्सेशन करना किसका काम है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है, जो भी इस एक्ट के शेड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कहा कि आपको जो फोकस करना है वो उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर करना है जहाँ पे स्वेटेड लेबर जो है वो मोस्ट प्रिविलेंट है, मतलब कि जहाँ पे मजदूरी जो है, मतलब जो हाथ से काम किया जाता है, मेहनत का काम होता है, वहाँ पे जो लेबर्स हैं उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अप्लाई हो ही हो, ताकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन का चांस अगर किसी ओनर के पास होता है वो ना हो, और जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है, उसको उसके लेबर के वेजेस मिलते रहे। ठीक है, उसी के साथ जो एम्प्लॉयर है उसकी भी एक कैपेसिटी हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, स्टेट को देखनी चाहिए कि वो एक एम्प्लॉयर को क्या उतनी मिनिमम वेजेस पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम कुछ एक शॉर्ट टाइटल देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाता है और कौन से एक्सटेंड तक है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, वो होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड है। ये चीज़ें जो है एक्ट की आपको इसलिए पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल कॉमन पॉइंट है, पर हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं एग्जाम में, और कुछ ऐसी एक्ट्स होती है जो कि स्पेसिफिक एरियाज के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है, और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट को मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो हम टर्म्स आए हैं हमारे आगे और आगे आएंगे, उनको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चाइल्ड से शुरू करते हैं, मतलब कि जो छोटी उम्र है उससे शुरू करते हैं। तो ये 3 तरीके के वर्ड्स टर्म्स आपके सामने आएंगे। फर्स्ट इज अडल्ट, सेकंड इज एडोलेसेंट एंड थर्ड इज चाइल्ड। ठीक है, तो एक अडल्ट जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका होता है। वहीं पे जो एडोलेसेंट होता है वो बच्चा होता है, या फिर मतलब वो पर्सन होता है जो 15 साल का तो हो चुका है, बट उसने 18 ईयर ऑफ एज जो है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो 15 ईयर से 18 ईयर्स के बीच का जो बच्चा होगा वो कौन सी एज के अंदर होगा? एडोलेसेंट की एज में होगा। और वहीं पे चाइल्ड जो है, जिसने अपनी 15 साल की उम्र को पूरा नहीं किया है, वो चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमें पता है, इतनी कॉमन चीज़ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूछी जा सकती है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसके बारे में क्या, कि हमारी कंट्री के अंदर तो फेडरल गवर्नमेंट है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट इंडिया में होते हुए भी जो सेंट्रल और स्टेट लेवल में गवर्नमेंट है उसमें जो मोस्ट पावर है वो कहाँ पे दी गई है? सेंटर को दी गई है। बट कुछ कुछ एरियाज जो है वो सेपरेट आउट कर दिए गए हैं, और उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो फिक्स कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारे के ऊपर काम करेगी ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्प्लॉयर का क्या मतलब है।
एम्प्लॉयर जो होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो कि एक या दो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब कि एक ओनर किसी भी चीज़ का जो दूसरों को नौकरी दे रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयर हो गया किसी भी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। वेजेस का क्या मतलब है कि जो भी रिम्यूनरेशन जो है, मतलब जो भी आप फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को, पर वो जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं, वो लिविंग स्टैंडर्ड जो आप उसको दे रहे हैं, वो आप मनी के टर्म में दे रहे हैं। मतलब कि आप ये नहीं है कि वहाँ जाके उसका बेड लगा रहे हैं, उसका खाना बना के उसको दे रहे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हैं कि भाई तू अपना जो है रेंट दे सकता है, अपना घर खरीद सकता है, अपना खाना खरीद के बना के खा सकता है, ठीक है। तो मनी के वैल्यू में जो भी रिम्यूनरेशन दिया जाता है वो क्या हो गया, आपका वेजेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय के बारे में। तो एम्प्लॉय क्या है, वो पर्सन जो कि नौकरी कर रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किसी भी ओनर के अंदर, जिसमें कि वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखें कि सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है उसके अंदर फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के बारे में बात की गई है। यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो रिव्यू की जाती है और रिवाइज की जाती है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू हर 5 साल के बाद की जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको याद रखना है कि 5 साल के बाद रिविज़न होगा ही होगा जो भी मिनिमम वेजेस होंगी उसमें, ठीक है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 5 साल के बाद किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर सकती है इस शेड्यूल के पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर, अगर उनको लगता है कि इस जो कैटेगरी ऑफ सर्विस है या फिर इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी अब ज़रूरी हो गया है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस प्रोवाइड करना ही करना है किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। वहीं पे डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। मतलब कि अगर 4 तरीके की एम्प्लॉयमेंट है तो चारों के लिए अलग से जो है मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे। ये नहीं है कि चारों के ऊपर एक ही आपके अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का जो सेक्शन 4 है उसमें 3 कैटेगरीज दी गई है। एक तो कहा गया है कि देखिए बेसिक पे जो है वो तो आप देंगे, उसके साथ आप स्पेशल अलाउंसेस भी देंगे। जो ये स्पेशल अलाउंसेस है वो किससे वेरी करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो उस टाइम में क्या है। तो ये क्या हो गया, आपका बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस हो गया। दूसरा आ जाता है आपका बेसिक प्लस कैश वैल्यू। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कैश वैल्यू का क्या मतलब हो गया कि एक पर्सन है, कोई भी वर्कर है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। उस पैसे के अलावा उसको अपनी खुद की कुछ होते हैं, उसको खाना भी खरीदना है, कपड़े भी खरीदने हैं, एक दो घर का छोटा मोटा सामान और खरीदना है। तो यहाँ पे उसकी क्या होती है, वो सामान खरीदने में कोई कैश लगता है, तो उस सामान की कैश वैल्यू को कैलकुलेट करके बेसिक पे के साथ जो भी वर्कर है उसको पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कंसेशनल सप्लाई होती है मटेरियल्स की, लाइक फूड या फिर क्लोथ्स हो गया, ठीक है। उसी के साथ जो इंक्लूसिव रेट्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंक्लूसिव रेट्स इन द बेसिक पे, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो बेसिक पे तो आपकी ही हो गई, उसके साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल, जब इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक इंक्लूसिव रेट बन जाती है। अब प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से फिक्सेशन होती है और रिविजन होती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि जो मिनिमम फिक्सेस करे जाएंगे उसका जो पब्लिकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, जो ऑफिशियल गैजेट होगा। और उसके बाद क्या होगा, जो भी पर्सन है, पार्टी है, जिसके लिए मान लीजिए कि एक माइन रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए नया रूल बनाया गया, नई वेजेस लाई गई, तो फिर जो है ऑफिशियल गैजेट में वो चीज़ छपने के बाद कि हम इतनी इतनी मिनिमम वेजेस लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो अफेक्टेड पार्टी है, मतलब कि जो माइंस की इंडस्ट्री है, उससे रिकमेंडेशंस ली जाएगी और फिर बाद में उसके बाद एक्ट बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कमिटीज़ और सब कमिटीज़ जो होती है उसको इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये जो कमिटीज़ और जो सब कमिटीज़ होती है और जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि ये जो कमेटी बनाई गई इसमें 9 मेंबर थे, तो 3 मेंबर एम्प्लॉयर ग्रुप के लिए गए, 3 मेंबर एम्प्लॉय के और 3 जो है इंडिपेंडेंट पर्सन लिए गए। तो इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। ये मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता दिया कि रिकमेंडेशन जो थी एडवाइजरी बोर्ड की फॉर डिफरेंट क्लासेस के लिए, जो अनस्किल्ड लेबर है, स्किल्ड है, क्लर्क है, सुपरवाइजर है, तो इन सब के लिए जो रिकमेंडेशन आई वो कहाँ हुई, पब्लिश हुई, किसके अंदर, नेशनल पब्लिकेशन फॉर पब्लिक कमेंट्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट के। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी हियरिंग हुई कि आप क्या बताना चाहते हैं, आप कोई अपनी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, और उसके बाद जो मिनिमम वेजेस है उनको नोटिफाई कर दिया गया, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
यहाँ पे फिर बात करते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जो हम सेक्शन 7 में लेके आए हैं वो क्या है। तो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बेसिकली एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे कमिटीज़ और जो सब कमिटीज़ होती है वो एक दूसरे का वर्क जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी, सेक्शन 5 के अंदर जो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 8 के अंदर। यहाँ पे सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करने के लिए और रिवाइज करने के लिए जो एडवाइस देती है वो किसके थ्रू होती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू होती है। यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड्स जो होते हैं वो वर्क एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी जो सेक्शन 9 के अंदर आती है उसमें बेसिकली कमिटीज, सब कमिटीज और एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक पर्सन को नॉमिनेट करती है, यहाँ पे वो मेंबर होगा। वहीं पे हमने देखा कि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉइज थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे और इक्वल नंबर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ये वाला पॉइंट याद रखना है। और उसी के साथ कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन को हमने देखा था कि रखा जाएगा, पर आपको ये चीज़ याद रखनी कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे चूज किए जाएंगे उनका जो नंबर है वो 1/3 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब जो टोटल कॉम्पोजिशन है उसका जो 1/3 हिस्सा है उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर यहाँ पे नहीं होंगे। और इसमें से जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा आपको ये याद रखना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट मेंबर जो होगा वो चेयरमैन बन जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो होगा, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू जो इंडिपेंडेंट मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे वही जो होगा चेयरमैन बनेगा, एम्प्लॉयर या जो एम्प्लॉय है उसके नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेजेस इन काइंड सेक्शन 11 यहाँ पे आ जाता है। तो जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो हमेशा कैश में दिए जाते हैं, पर बेसिकली क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है हम इनको कैश तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट हम इनकी थोड़ी सी और हेल्प कर देते हैं। तो ये जो हेल्प होती है कि कस्टम ऑफ पेमेंट जो कि काइंड की फॉर्म में दिया जा रहा है, मतलब कि मदद की फॉर्म में दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से भी दिया जा सकता है और आधे तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे कि आप क्या समझे थोड़ी तरीके से, एक तो ये हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे आप उनको वर्कर्स को खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या काइंड कर रहे हैं, आप होली प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वहीं पे जो पार्शली आप करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उस तबके के वर्कर्स के लिए उस पर कंसेशंस दे देगी ताकि जो भी वो सामान खरीद रहे हैं वो तो उनको थोड़ा सस्ता पड़े, तो इससे उनकी मदद हो जाए, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेक्शन 12 के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि जो मिनिमम वेजेस पे करेगा एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को उसमें वो कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकता जब तक कि कोई स्टैट्यूटरी डिडक्शन के बारे में गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बताया जाता कि आप ये डिडक्शन कर सकते हैं। तो ओनर जो है वो अपनी मर्जी से कोई डिडक्शन नहीं कर सकता। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि जो पेमेंट ओनर जो है वो अपने वर्कर को कर रहा है और उसमें जो है वो वेजेस को कम दे रहा है, तो यहाँ पे जो ओनर है वो लायबल होता है कि वो उसने जो काम किया है वो इलीगल है और उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। अब जब फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क की बात करते हैं सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है कि कितने घंटे किसी वर्कर को काम करना होता है। तो यहाँ पे एक अडल्ट वर्कर जो कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसको एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 48 आवर्स वर्क करना है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, जिसमें उसको एक वीकली हॉलीडे भी मिलेगी, ठीक है। डेली आवर्स जो है वो कभी भी 9 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होंगे और 9 घंटे का जो टाइम होगा उसमें एटलीस्ट 1 घंटे का जो है वो रेस्ट इंटरवल देना होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है उसको जो महीने में 4 छुट्टियां मिलने वाली है उन 4 छुट्टियों में भी अगर वो काम कर रहा है तो यहाँ पे उसको कंपनसेटरी हॉलीडे दिया जाएगा या फिर ओवर टाइम वेजेस दी जाएगी, उसको एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड किया जाएगा। ओवर टाइम वेजेस क्या होती है, अगर कोई पर्सन जो है एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो जो भी एक्सेस आवर्स उससे काम कराया जा रहा है तो वो ओवर टाइम के तरीके से ट्रीट होगा और वो उसको पे किया जाएगा, ठीक है। जो ओवर टाइम का वेज होगा, मान लीजिए कि क्या था कि उस पर्सन को उन जो 8 घंटे वो काम करता था तो उसको 2 रुपये पर घंटे मिलते थे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि वो ओवर टाइम में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा कर रहा है ना तो उसको यहाँ पे 2 रुपये नहीं मिलेंगे, यहाँ पे उसको मिलेंगे 4 रुपये। तो जो ओवर टाइम वेज होगा उसका नॉर्मल वेज से ट्वाइस रेट होगा, मतलब कि जो ओवर टाइम में वो काम करेगा उसमें उसको डबल तनख्वाह मिलेगी, डबल सैलरी मिलेगी, ठीक है। फिर जो
वेजेस होती है किसी पर्सन की जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम काम कर रहा है, 8 घंटे उसकी ड्यूटी है पर वो 6 घंटे काम कर रहा है। तो इस टाइम में क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर है, मतलब ओनर ही जो है वो उसको कोई काम नहीं दे पा रहा है, वो खाली बैठा हुआ है, पर वो फैक्ट्री में आया है, वो 8 घंटे आया है पर काम उसने किया 6 घंटे या 5 घंटे, क्योंकि ओनर ने ही उसको कोई काम नहीं बताया करने को। तो इस टाइम में जो एम्प्लॉयर है वो लायबल है कि वो उसको पैसे देगा, सैलरी देगा 8 घंटे की, 5 घंटे की नहीं करेगा। पर अगर वहीं पे वर्कर जो है वो अनविलिंगनेस शो करता है, वो अपनी किसी भी रीजन की वजह से काम नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको फुल सैलरी नहीं मिलेगी, जो भी एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी को डिडक्ट कर सकता है। अब कौन कौन से रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं सेक्शन 18 के अंदर, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उसके सभी पर्टिकुलर्स, जो भी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फील्ड होती है, क्या क्या काम वो करते हैं, क्या वेजेस उनको दी गई है और क्या रिसिप्ट उनको दी गई है, तो ये सारी चीज़ उनसे रिसिप्ट जो है वो उनसे रिसीव की गई है, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाएंगे। क्लेम्स के बारे में आते हैं तो सेक्शन 20 में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे जो एक लेबर कमिश्नर होगा वो एक, और या फिर जो अपॉइंटेड अथॉरिटी होगा जो भी लेबर कमिश्नर की जगह होगा, वो जितने भी क्लेम्स होंगे नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस से रिगार्डिंग जो है वो उनको सुनेगा, ठीक है। और वहीं पे कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब कोई ऐसा वर्कर जिसको उसकी वेजेस नहीं मिली है, वो लेबर कमिश्नर या फिर जो भी अथॉरिटी सेटअप की गई है उसके पास जाके अप्लाई कर सकता है क्लेम विद इन 6 मंथ, मतलब कि अगर आज उसकी मिनिमम वेजेस नहीं दी गई उसके 6 महीने बाद तक जो है वो जाके अपने क्लेम को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब पेनल्टीज जो है वो सेक्शन 22 के अंदर क्या क्या लगती है यहाँ पे, तो ऑफेंस और पनिशमेंट दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ऑफेंस क्या होगा कि आपने जो है पेमेंट करी ही नहीं, मतलब कम करिए, मतलब ये जो है उसकी गलती है पर्सन की, तो उसका पनिशमेंट आपको क्या मिलेगा कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ्स की और फाइन लग सकता है अप टू ₹500 और बोथ, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मिनिमम, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, मैं ये नहीं कह रही कि याद नहीं करना, पर अभी जो लेबर लॉज में चेंजेस आए तो उसमें ये कहा गया कि अब जो पनिशमेंट है उसको किस में बदल दिया जाएगा, पेनल्टी में बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लगा करेगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगा करेगी। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि जो सरकार थी उसने जो है 100 रुपये कर दिया कि मिनिमम वेजेस आपको 100 रुपये प्रोवाइड करने सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है। पर कोई जो ओनर है वो अपने लेबर के पास जाता है, वो कहता है कि यार इस लेबर को तो बहुत ज़रूरत है, तो उस लेबर को फोर्स करके बहला फुसला के जो कॉन्ट्रैक्ट बना देता है वो कितने रुपए का बना देता है, 90 रुपये का बना देता है कि मैं तुझे 90 रुपये में हायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो एग्रीमेंट होगा ये इलीगल होगा। इस जो मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको ऑफिशियली नहीं माना जाएगा अगर एम्प्लॉयर जो है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है वो किसी भी तरीके से, जब तक कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नहीं कहा है उस चीज़ को, वो जो वेजेस है फिक्स की गई है इस एक्ट के अंदर, उससे कम वेजेस वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है। वहीं पे हमने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या क्या काम है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम दिया जाता है सेक्शन 27 के अंदर ये बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उसको कोई भी एक्ट ऐसी लेके आनी है या फिर उसको कोई काम करना है तो उसको जो भी ऑफिशियल गैजेट होती है उसमें 3 महीने पहले नोटिफाई करना होता है कि हमारा जो है ऐसा कुछ प्लान है किसी भी वर्कर के वेलफेयर के लिए कुछ करना मिनिमम वेजेस के हेल्प क्राइटेरिया में, ठीक है। वहीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या काम करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है, कहती है कि आप जो है इस एक्ट का एग्जीक्यूशन कीजिए स्टेट के अंदर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब तक वीडियो पसंद आई है, सोशल सिक्योरिटी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इकोनॉमी को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं, हम बेसिकली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जीडीपी वगैरह जितने भी फॉर्मूलाज थे, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इनकम, वो सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम पॉवर्टी से शुरू करेंगे। पॉवर्टी आज इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि स्लाइड्स का वही पंगा, ये स्लाइड्स कम है, तो पॉवर्टी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ह्यूज टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से मैं कंपनसेट नहीं करना चाहती थी इसमें स्लाइड्स को कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि नॉमिनल इनकम क्या होती है। नॉमिनल इनकम वो नेशनल इनकम होती है जो कि एक
पर्टिकुलर ईयर के जो प्राइस है, मतलब कि आज के दिन में जो प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन भी आप ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम हो जाती है। तो ये एक तरीके से वो नेशनल इनकम होती है, नॉमिनल नेशनल इनकम, जो कि करंट प्राइस के ऊपर रेगुलेट की जाती है, मतलब सॉरी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। वहीं पे अब हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से इन्फ्लेशन को ऐड करते रहेंगे तो हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमने डेवलपमेंट कितनी करी है, किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइस लेवल चेंज को एलिमिनेट करने के लिए जो इन्फ्लेशन होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है नेशनल इनकम के डाटा से और उसको रियल इनकम में बदल दिया जाता है। अब रियल इनकम क्या होता है, देखिए रियल नेशनल इनकम जो होती है वही इनकम होगी जो कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर की जाती है। कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब होता है कि एक बेस ईयर लिया जाता है कि उस ईयर के कंपैरिजन में आज जो मार्केट है उसमें क्या कीमत है। बेस ईयर जो है हमारा वो 2017-18 अब हो चुका है, रिवाइज हो गए। तो नेशनल इनकम क्या होती है, जो रियल इनकम है वो क्या होती है, जो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आपकी इनकम होगी। और नॉमिनल इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो कि आपके करंट प्राइस पे होगी जिसमें कि आपका इन्फ्लेशन भी ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए जो रियल नेशनल इनकम होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि रियल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं किसी कंट्री के अंदर, जबकि जो नॉमिनल इनकम है वो ये नहीं करती है, ठीक है। उसी के साथ जो है मैंने एक इकोनॉमी का करंट अफेयर ऐड कर दिया है, क्योंकि जो आपकी बुक्स है उसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, उसी के साथ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा था, ठीक है। तो अब जो है कुछ ऑल्ट्रेशन हुई है एनएसएसओ के स्ट्रक्चर में, उसको मर्ज कर दिया गया है, तो हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी, इस वजह से मैंने एक करंट अफेयर इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया है कि वो एनएसएसओ को, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो एक तो आपको यही याद रखना है कि एक तो फुल फॉर्म क्या है एनएसएसओ की, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो एनएसएसओ है उसका काम क्या होता है। तो जितने भी सर्वेज हमारी कंट्री के अंदर ऑफिशियल लेवल पे किए जाते हैं वो एनएसएसओ का काम होता है, और फिर वो जो सर्वे का डाटा वो लेके आते हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, सीएसओ करता है, मतलब कि स्टैटिक्स कौन बनाता है, सीएसओ बनेगा। तो यहाँ पे इस वजह से गवर्नमेंट जो है उसने एनएसएसओ को और सीएसओ को जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 23 मई 2019 को मर्ज कर दिया गया था, और इन दोनों को मर्ज करके एक कॉमन ऑफिस बनाया गया जिसको नाम दिया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एनएसएसओ इज एन ऑटोनोमस बॉडी या फिर मतलब कि एक सेपरेट बॉडी है, तो ऐसा नहीं है। अब वो किसके अंडर काम करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर करती है। तो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। इसके अंदर एक तो सीएसओ होगा, दूसरा कंप्यूटर सेंटर होगा और तीसरा एनएसएसओ होगा। तो ये वाली जो कॉम्पोजिशन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि नीति आयोग का भी बता रखा है आपके सिलेबस के अंदर, पॉलिटी में भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक टर्म में करेंगे, पॉलिटी में हम दूसरे टर्म्स में करेंगे। तो नीति आयोग जो है उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है। ये जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से। क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो बेसिक एम है नीति आयोग का वो ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन मतलब के सभी स्टेट्स को एक साथ लेके आओ, उनको इन्वॉल्व करो, उनका पार्टिसिपेशन कराओ, और हमारी कंट्री के अंदर जो इनोवेशन है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको एक फेडरल फॉर्म में हमें आगे लेके जाना है। चेयरपर्सन जो है वो यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब जो ये काम करते हैं नीति आयोग जो है वो मेनली फंक्शंस क्या करता है, तो सबसे पहले वो एवेल्यूएशन करता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है कि क्या वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में इस टाइम में काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उनके अंदर कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। ये एवेल्यूएशन किया जाता है एग्जिस्टिंग स्कीम्स का। वहीं पे जो
एवल्यूएशन हो गया, उसके बाद गाइडलाइंस का फॉर्मुलेशन करना कि अगर कोई कमी है तो उस रिगार्ड में कोई भी गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना कि अब आपको इन चेंजेस की ज़रूरत है। उसी के बाद जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि कई चीज़ें जो होती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी होती है, कई जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एनजीओज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना, वहीं पे जो लिंकेजेस होते हैं उनका रीइन्वेंशन करना कि किस तरीके से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट ला सकते हैं, और वहीं पे जो भी पेटेंट रिजाइम होती है उसका एम्लियोरेशन करना जो होता है, ये काम होता है नीति आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं चेयरपर्सन जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर आते हैं वाइस चेयरपर्सन जो कि नॉमिनेटेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और फिर आते हैं सीईओ जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे जो वाइस चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, जो चेयरमैन है ये नीति आयोग की। इनका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और उसी के साथ जो अमिताभ कांत है वो सीईओ है नीति आयोग के। ये जो है आईएएस रह चुके हैं पहले, ये केरला कैडर 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, उसके अलावा जो बाद में कॉम्पोजिशन आती है उसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं उसमें से 2 मैक्सिमम जो होते हैं वो रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से होते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं जिनमें से कि मैक्सिमम 4 जो होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं एक्स ऑफिसो के अंदर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। काउंसिल से यहाँ पे 2 बनाई जाती है, एक होती है गवर्निंग काउंसिल, एक होती है रीजनल काउंसिल। और फिर जो है यहाँ पे स्पेशल इन्विटीज होते हैं, मतलब कि जिस भी चीज़ के लिए हम उस टाइम मीटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए स्पेशल इन्विटीज बुलाए जाते हैं, और वो नॉमिनेटेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम पॉवर्टी से शुरू करते हैं, अपने स्टैटिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी से। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हम लोग हर टाइम 2020 में ये देखते रहे कि कोविड आ रहा है, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कोविड की वजह से हमारी कंट्री के अंदर एकदम से इकोनॉमिक स्लो डाउन होकर पॉवर्टी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है उससे शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा कि देखिए पॉवर्टी जो होती है वो एक वेल बींग का डेप्रीवेशन है, मतलब कि अगर आपका कोई भी वेल बींग, मतलब कोई भी दिक्कत आपको हो रही है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपका डेप्रीवेशन हो रहा है वेलबींग का, तो वो आपकी पॉवर्टी कहलाई जाएगी, मतलब आप गरीब है इस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो डायमेंशंस है उनको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे सिर्फ जो है लो इनकम को ही नहीं इंक्लूड किया गया कि आपकी सैलरी कम है तो आप गरीब हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका जो एक एबिलिटी है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, वो एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, मतलब आपको अपना मन मारना पड़ रहा है यहाँ पे। या फिर जो आपका एक सर्वाइवल विद डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि आप इस तरीके की लिविंग स्टैंडर्ड से नहीं रह पा रहे हैं जिसमें कि आपकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे। तो इन सारे क्राइटेरिया के अंदर आप किस कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, पॉवर्टी के अंदर माने जाएंगे। और जहाँ पे लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन मिल रही है आपको, उसी के साथ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का आपको पुअर एक्सेस है, नहीं मिल पा रहा है, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, लैक ऑफ वॉइस है, मतलब कि आप गरीब है तो इस वजह से आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, आपको दबा दिया जाता है। यहाँ पे इनसफिशिएंट कैपेसिटी है आपके अंदर, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है एक बेटर लाइफ जीने के लिए वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये किस लाइन के अंदर आ गया, पॉवर्टी के अंदर आ गया। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है पॉवर्टी के वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मे भी करंट अफेयर में ये पूछी जा सके, 2011 के बाद 2021 में अभी हमारे सेंसस होने वाले थे, उसको अभी बजट में अनाउंस किया गया है और 1 साल डिले कर दिया गया है। अब वो जो सेंसस होंगे वो 2022 में होंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि कोविड के चलते जो वो बहुत सारे लाइफ लॉसेस हुई है, बहुत सारा इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लिटरेसी, एजुकेशन, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है। तो इस वजह से 2022 में वो सेंसस होगा, और वो फर्स्ट ऐसा डेकेड का सेंसस होगा जो कि डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो 2011 में जो नेशनल पॉवर्टी लाइन में देखा गया था, तो ये देखा गया था कि 21.9% पॉपुलेशन जो है वो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है अभी भी इंडिया के अंदर। 2018 में जो है ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 8% ऑफ जो वर्ल्ड के वर्कर्स है और जो फैमिलीज़ है वो $1.90 भी कमा नहीं पा रही एक दिन में। और ये क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का एक अमाउंट है कि अगर एक पर्सन, एक वर्कर जो है
वो दिन के $1.90 भी नहीं कमा पा रहा है और तो उससे नीचे कमा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। अब पॉवर्टी जो होती है वो दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है। फर्स्ट आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन किसी भी हाउस होल्ड की जिसमें कि नेसेसरी लेवल जो चाहिए, मतलब खाना पीना घर जो आपको चाहिए, आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाता है। और यही कंडीशन जो होती है ये डिफरेंट कंट्रीज को रैंक करने के लिए और कंपेयर करने के लिए काम आते हैं, डेट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट था ये 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो तब जो एक इनकम रखी गई थी वो रखी गई थी $1 की, कि अगर कोई पर्सन $1 नहीं कमा पा रहा तो वो गरीब है। ठीक है, 2015 अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने इसको रीसेट करके $1.90 पर डे कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी देख लिया कि पूरी तरीके से गरीब जो हम चीज़ें कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर आती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, ये एक सोशल पर्सपेक्टिव है। देखिए, वो गांधी जी की एक बात थी कि मतलब कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो सबके पास है, पर अपनी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब जो हमारी जो नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको पूरा करने के लिए किसी के पास नहीं है। तो वही वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे होता है। मतलब कि आप हैं एक, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मतलब कि 3-4 घर ऐसे हैं कि जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी कार्स हैं, ये सब है, तो आप उनको अपने साथ कंपेयर करते हैं, तो आप अपने आप को गरीब समझते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ये गरीब है। ठीक है, तो जब आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करके, तो वो आपकी क्या हो जाती है, रिलेटिव पॉवर्टी हो जाती है। और ये एक सोशल पर्सपेक्टिव है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि रिलेटिव पॉवर्टी इज एन सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का होता है वो देखा जाता है सराउंडिंग में कैसा है, और उस तरीके से ये एक मेजर होता है कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखेगा कि रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर ऑफ इनकम इक्वालिटी। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो बेसिकली ये देखी जाती है कि एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उसके अंदर कौन मिडिल क्लास में आ रहा है और कौन सा फिर रिच क्लासेस में आ रहा है। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो इंडिया में किया जाता है वो नीति आयोग के टास्क फोर्स के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, जो भी एनएसएसओ का जो डाटा वो कैप्चर करके लाते हैं उसके बेसिस पे, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब जो आपको याद रखनी है कि अगर बात हो रही है खाली इनकम की, तो अगर मैं $2 एक दिन में कमाऊंगा तो क्या मैं गरीब नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि इंडिया के अंदर जो एस्टिमेशन होता है वो इनकम के बेसिस पे नहीं होता है, वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर। आपकी जो फैमिली है वो 6-7 पर्सन की है, ठीक है, और आप $1.90 से ज़्यादा कमा रहे हैं, आप $2 ही कमा रहे हैं, पर उन 6-7 पर्सन की जो फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली जो है, उसको फीड करने के लिए आपके पास अभी भी कमी रह रही है, आप उनका कंजम्पशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर आपका कम रह रहा है, तो भी यहाँ पे आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन हमारी कंट्री के अंदर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होता है, ना कि इनकम लेवल के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनएसएसओ के थ्रू, इसी क्राइटेरिया के थ्रू एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये देखना है कि जो पॉवर्टी है उसके इंसिडेंस कितने होते हैं, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन, हम एक एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा हेड काउंट रेशो के थ्रू। हेड काउंट रेशो का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट द मोस्ट वाइडली यूज मेजर इन द हेड काउंट इंडेक्स, जो कि हेड काउंट रेशो होती है, ये बेसिकली मेजर करती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने प्रोपोर्शन ऑफ लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा हेड काउंट इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3 कमिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1979 के अंदर अलग कमेटी जो थी वो बनाई गई थी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड। इन्होंने ये कहा कि एक जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए जो रूरल एरिया में रह रहा है वो 2400 कैलोरीज है, और जो अर्बन एरिया के अंदर रह रहा है वो 2100 कैलोरीज है, क्योंकि हमने बताया ना कि हमारी कंट्री के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है, ना कि इनकम के बेसिस पे की जाती है। तो 2400 कैलोरी रूरल एरिया के लिए और 21 कैलोरीज जो है वो अर्बन एरिया के लिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये वाली चीज़ पॉइंट पता होगा
बट आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे क्या बता रही हूँ, आपको ये याद रखना है कि कौन सी कमेटी थी जिसने ये क्राइटेरिया सेट किया था। तो वो 1979 में अलग कमेटी ने ये किया था, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिफरेंट कमिटीज़ यहाँ पे बनाई गई, जैसे लकड़ावाला कमेटी बनाई गई 1993 में, तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में, रंगराजन कमेटी आई 2012 में, और इन सब ने पॉवर्टी एस्टिमेशन किया। इन कमिटीज़ को हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली कमेटी का नाम पूछ लिया जाता है कि वो किस बनाई गई थी। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए ये तीनों कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है। वहीं पे जो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई 2014 के अंदर, तो यहाँ पे 2012 में ये बनाई गई थी। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया गया कि अगर कोई भी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अर्बन एरिया के अंदर ₹1407 का हो रहा है और रूरल एरियाज़ के अंदर ₹972 का आ रहा है, तो वो फिर पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि अगर कोई पर्सन 1407 रुपये से कम जो है वो मतलब कि ज़्यादा खर्च कर पा रहा है अर्बन एरिया में, और 972 से ज़्यादा स्पेंड कर पा रहा है रूरल एरियाज़ में, तो वो आपका पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो था हमारा अब तक इसका था, पॉवर्टी का था। पॉवर्टी से रिलेटेड क्या हमारी स्कीम्स हैं, पॉवर्टी के क्या कोजेस हैं, आगे जो पॉवर्टी हम पढ़ेंगे वो हम कल या परसों की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।